धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। महमूद प्राचा नाम ही काफ़ी है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल वो चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल उनके ऑफिस में जाके घुस गया। उसका कहना था कि उन्होंने कोई फर्जी ज़मानत लगा दी है किसी मामले में। कई घंटे तक पूरे ऑफिस को खंगाला, निकल के कुछ आया नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला स्टाइल हो गया। पर वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब कर ली पूरे मामले को लेकर। तो बहुत सारे सवाल हैं कि हाईकोर्ट में फिलहाल अभी क्या चल रहा है, महमूद प्राचा अभी क्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है उसकी कार्रवाई कहाँ तक आगे जा रही है, और ये पूरी कार्रवाई हुई थी इसको लेके नैरेटिव तो सामने आ ही गया था कि भाई डराने के लिए किया है, उन केसों से हटाने के लिए किया है। इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ और खास पहलू हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ स्काइप के जरिए महमूद प्राचा जी जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यह है, हाईकोर्ट वाला मामला कहां तक पहुंचा सर? हाईकोर्ट में नहीं है अभी मैटर, अभी ये मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में ही है। अच्छा। तो मजिस्ट्रेट साहब ने एक बहुत ही लिमिटेड ऑर्डर किया था, हालांकि वो ऑर्डर भी इलीगल है, पर क्योंकि वो ऑर्डर सेटिसाइड नहीं कराया था हमने और हमें एकदम सरप्राइज के तौर पे मिला था वो ऑर्डर, तो हम उसको मानने के लिए हमने उसके लिए हाँ की। मगर वो ऑर्डर सिर्फ एक ईमेल आउटबॉक्स चेक करने का था और उसके अलावा किसी चीज का नहीं था कि अगर क्या हमने कोई कंप्लेंट किसी एक कंप्लेनेंट की जो कि दंगों के केस में शिकायत करना चाहता था, वो हमने अपने कंप्यूटर से भेजी है या नहीं, इतना मसला था सिर्फ। जिसको प्रेस में और जो आपकी कहने में भोपू मीडिया जो है मोदी साहब की, वो दूसरी चीजें बता रही है। अगर आप पुलिस से डायरेक्ट अगर कोर्ट लेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट फोर्ज किया या कुछ किया, लेकिन प्रेस में झूठी खबरें फैला रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ इतनी बात थी कि एक कंप्लेनेंट हमारे पास आया, उसने बल्कि 2 कंप्लेनेंट आए, उनकी हमने एक का तो जवाब दिलवाया, 160 का नोटिस जो पुलिस ने दिया था जिसकी दुकान लुट गई जी। दूसरा एक ऐसा आदमी और जो कि उसी जगह पे था, उसकी भी एक कंप्लेंट थी, उसने भी वो दुकान लुटते हुए देखी थी। तो हमारे पर जो इल्जाम है पुलिस का, हमने ये किया कि जो दूसरा आदमी था जिसने ये इल्जाम, ये है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं इस बारे में, जो पुलिस का इल्जाम है, जो दूसरा आदमी था उसको हमने ऐसा कहा, नहीं पहले आदमी को जिसकी दुकान लुटी थी, जिसकी वीडियोग्राफी भी मौजूद है, ये एक और आदमी ने भी उसी जगह का था, तो उस आदमी ने हमें बताया कि ये जो दुकान लूटने के बारे में दूसरा आदमी शख्स बता रहा है, ये मेरी दुकान के बारे में बता रहा है। तो हमारे ऊपर इल्जाम ये है कि हमने कहा कि ये आई विटनेस भी दोनों केसेस का एक ही बन सकता है और दोनों केसेस को एक साथ भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। ये इल्जाम है हमारे ऊपर। दुनिया भर में जो झूठ बोले जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। पुलिस का भी इल्जाम हमारे पर कोई और नहीं है कि हमने एफिडेविट फोर्ज किया या फर्जी जमानत लगाई या कुछ लगाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि वो चीजें मीडिया में चल रही है कि फर्जी जमानत का मामला था, उसको लेके स्पेशल सेल वहां पहुंचा। लेकिन आपने एक चीज तो बड़ी अच्छी बताई ना, पुलिस ने आप पे हाथ डालने से पहले, आपके ऑफिस में घुसने से पहले मजिस्ट्रेट से बाकायदा परमिशन ली, नोटिस जारी करवाया, सम्मन जारी करवाया, तभी गए ना। जी, मैं वही कह रहा हूं कि वो ऑर्डर भी हालांकि मजिस्ट्रेट साहब का गलत था, लेकिन क्योंकि वो उस दिन जिस दिन हमारे यहाँ रेड शुरू हुई वो ऑर्डर एग्जिस्ट करता था और हमने उसे सेटिसाइड नहीं कराया था क्योंकि हमें पता ही नहीं था वो ऑर्डर, तो इसीलिए हम उसको मानने के लिए बाध्य थे। इसीलिए हमने ना चाहते हुए भी उस ऑर्डर को मानने के लिए उनको ऑफर किया था, जो पूरी दुनिया ने देखा, ये जो वीडियो सारी मौजूद है। ठीक है, अब आगे बात आती है आपकी। आप अलग से कोर्ट में गए थे ना, मेरा सवाल इसलिए था कि हाईकोर्ट आप गए हैं? नहीं, हाईकोर्ट नहीं गए हैं अभी हम मजिस्ट्रेट की अदालत में गए क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने यह कहा था कि इस सारी कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी। हम मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में सिर्फ इसलिए गए थे, अभी बाकी चीजें बात की हैं कि वो जो 15 घंटे की 2 कैमरा से वीडियोग्राफी हुई है उसकी एक कॉपी हमें भी दे दी जाए। तो पुलिस उसी वीडियोग्राफी में अमित शाह साहब का नाम लिया गया हमें धमकाने के लिए बार बार, और एक भारत के मुल्क के एक सबसे बड़े लॉ ऑफिसर्स में से एक का नाम लिया गया और पूरी तरीके से धमकाया गया। तो हमारा कहना यह है कि हम भी झूठ बोल सकते हैं, पुलिस भी झूठ बोल सकती है। जो वीडियोग्राफी हुई है जो कि कोर्ट ने करवाई है वो तो झूठ नहीं बोलेगी। तो अब कौन वीडियोग्राफी छुपाना चाहता है और कौन दिखाना चाहता है, उसी से यह बात आज ही पता लग जाएगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूं सर, वीडियोग्राफी छुपाने वाली बात कहां हुई? अदालत के आदेश पे वीडियोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी करने के बाद उसकी कॉपी अदालत में जमा करा दी गई, तो छुपाने वाली बात कहां से आई? देखिए, छुपाने वाली बात इसलिए आई कि अदालत ने यह कहा था कि जैसे ही रेड खत्म होगी आप ये सब चीजें जमा कराएंगे।
यानी कि 25 तारीख की सुबह ही 3-4 बजे जब खत्म हुई थी रेड, तुरंत जाके कोर्ट में देनी थी उन्होंने। पहले तो दिन दिन का ऑर्डर था, दिन से लेकर रात हो गई और अगली सुबह भी हो गई, तो खुद जाके जमा नहीं कराई, हमने एप्लीकेशन लगाई, जब मजबूरन जमा कराई उन्होंने। अब हमारा कहना यह है कि उस जो जमा कराई हुई भी है, ना तो पुलिस कोर्ट को यह बताने को तैयार है कि इसकी हैश वैल्यू क्या है ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी साबित हो, ना ये बताने के लिए तैयार है कि कितने घंटे की है ये 15 घंटे की है भी या नहीं है। अब अगर ये दोनों चीजें नहीं बताने को तैयार और ना कोर्ट ने देखी है कि कोर्ट में क्या सबमिट कराई है, तो जैसा कि पुलिस का रवैया है, इस पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, सारी पुलिस खराब नहीं होती, जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं वो तो आजकल साइडलाइन है सब जगह पे, जो बेईमान पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कहीं कोर्ट में झूठी वीडियो ना साबित दे दी गई हो, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। बाद में कह देंगे कि गलती से चली गई, खाली चला गया, जो हमने आपको पेन ड्राइव दिया वो गलती से हमसे खाली ही चला गया, तो हम क्या कर लेंगे। तो अभी कोर्ट ने देखी नहीं है, तो अगर हैश वैल्यू बता देते और कितने घंटे की है बता देते तो हमें भी थोड़ी शांति होती, मगर वो नहीं बता रहे तो इसका मतलब कुछ वो छुपा रहे हैं, उन्होंने उसमें छेड़छाड़ की है बहुत जबरदस्त। ठीक है, आपका आरोप है कि उन्होंने छेड़छाड़ की है, इसलिए आपने अदालत से कहा कि एक कॉपी आपको भी दे दी जाए। लेकिन मैं कुछ अलग पहलू पे आज आपसे बात करना चाहता हूं। ये तमाम चीजें पब्लिक डिस्कोर्स में हैं, आपको नहीं लगता आप लोग जो अलग अलग सब अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जैसे आपके यहाँ पे छापेमारी हुई, उससे पहले डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान का मामला हो गया, उससे पहले उमर खालिद का मामला हो गया, उससे पहले ताहिर हुसैन का मामला हो गया, उससे पहले आप चले जाइए इशरत जहां का मामला हो गया, सब लोग दिल्ली में हैं और अपनी अलग अलग हर कोई कहें तो अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ रहा है। एक साथ क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं सब लोग? देखिए, उस एक साथ लड़नी चाहिए। जितने भी SC ST OBC और माइनॉरिटीज हैं उनके साथ बहुत बड़े जुल्म हो रहे हैं, एक साथ लड़नी चाहिए, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं और अपनी भी गलती मानता हूं। हालांकि मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन अब मेरे केस के बाद उन कोशिशों में और जान आ गई है, क्योंकि एक हर आदमी ये कह रहा है कि अगर वकील ही सेफ नहीं है कोर्ट में बहस करने में, तो बाकी लोग तो क्या होंगे। तो एक तो जो लॉयर कम्युनिटी है वो खुल के सामने हमारे साथ आ गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास किया है और बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उसने भी रेजोल्यूशन पास किया और तमाम बार ऑल ओवर इंडिया रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं और मार्च भी निकाल रहे हैं। हम लोग भी यहाँ दिल्ली में भी एक मार्च निकालने की तैयारी हो रही है। महमूद प्राचा इंपॉर्टेंट नहीं है, वकील के ऊपर हमला जो है वो न्याय के ऊपर हमला है। महमूद प्राचा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो एक तो ये बात है। दूसरा, जो आपने इत्तेहाद की बात कही, उसके बाद संडे को जो उसके अगला संडे था, एक SC कम्युनिटीज की जितनी दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने एक मीटिंग कराई थी हमारे लिए, हमें बुलाया था उसमें, और ये तय हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दिल्ली के वो एक साथ जुटेंगे और एक क्विक रिस्पांस टीम पुलिस की और सरकार की इस तरह की ज्यादतियों के लिए दिल्ली को एक मॉडल स्टेट बनाएंगे, ताकि दिल्ली में तो कम से कम कानून की धज्जियां पुलिस और प्रशासन ना उड़ा सके। तो हम 5 मिनट के अंदर ही, अगर कहीं ऐसा कुछ हमला होता है पुलिस का गैर कानूनी तरीके से, तो हम अपनी क्विक रिस्पांस टीम्स भेजेंगे 5 मिनट के अंदर, और 1 घंटे के अंदर वहां पे लोग भी जाके खड़े होंगे, ताकि पुलिस जो है कानून के हिसाब से काम करे, गैर कानूनी काम ना करे। तो ये एक इसका फायदा हुआ। ठीक है, मतलब SC समाज के लोग आपके साथ आए, आपके समर्थन में आए और वो आगे भी आपके साथ रहने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी जो है जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जा रहे थे शाहीन बाग और तमाम जगह भी जा रहे थे दिल्ली दंगों के दौरान, या जिनके आप मुकदमे लड़ रहे हैं, वो नहीं साथ आए आपके? नहीं, देखिए, पहले तो मैं मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं, ये मैं आपसे बड़ी ही माजरत के साथ कहना चाहता हूं। मैं जितने भी प्रो बोनो यानी कि फ्री में केसेस लड़ रहा हूं, उसमें से 60 to 70% SC और STs के हैं, महिलाओं के हैं, जो किसी भी मजहब की हो सकती हैं, और बच्चों के हैं। तो ये एक बात कही जाती है, मैं अपने आप को एक अच्छा मुसलमान तस्वुर करना चाहता हूं। तो एक अच्छे मुसलमान का फर्ज ये होता है कि वो जो ज्यादा मजलूम है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे। तो मेरी समझ से आज भी SC और ST जो हैं मुसलमानों से भी ज्यादा सताए गए और परेशान है, तो मेरे ज्यादा काम उनके लिए है। मगर मुसलमानों के साथ भी ज्यादती हो रही है, तो मैं उनके लिए भी काम करता हूं, लेकिन जो मनुवादी सोच है वो मुझे ब्रांड करना चाहती है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो रही। तो मुसलमान भी मजलूम है, इसलिए मुसलमानों का भी काम मैं करता हूं। और मुस्लिम कम्युनिटी की भी आपको मैं बता दूं, जबरदस्त सपोर्ट आ रही है। तब तरह से मुझे, मतलब फोन अभी अगर आप, मैंने साइलेंट पे कर रखा, नहीं तो पूरे देश से फोन आ रहे हैं, पूरे देश में रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं मुस्लिम तंजीमों की तरफ से। और एक हम बहुत बड़ा एक इज्तिमा भी करने वाले हैं, या तो हैदराबाद में या लखनऊ में या दिल्ली में, के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी दानिशमंद हैं वो इकट्ठे हो, एक साथ बैठे, क्योंकि RSS और मनुवादी सोच की बुनियादी जो स्ट्रेंथ आ रही है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करके ही आ रही है। तो हमारा रिस्पांस मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क की एकजहती के लिए
और मुल्क को मजबूत बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हम रद्द अमल तय करें। उसके लिए एक बड़ी मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उसमें आपको भी इन्वाइट करेंगे। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें शामिल हूं। आप पता नहीं, लेकिन हैदराबाद करने लगे तो वहां पे तो असदुद्दीन ओवैसी से ही पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता वहां पे हिलता नहीं है। खैर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बताइए, वो आपके साथ खड़े हैं? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी तो कोई रेजोल्यूशन नहीं पास किया, लेकिन वहां के जो अहदेदारान हैं उनके फोन तो आ रहे हैं अभी, लेकिन कोई उस तरीके से रेजोल्यूशन पास नहीं किया है। लेकिन मौलाना वली रहमानी ने एक प्रेस नोट जारी किया है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, वो किया है। दूसरे भी जो बहुत बड़े बड़े हमारे आलिम हैं, जरफुल इस्लाम साहब से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी फौरन ट्वीट भी किया था और उन्होंने सपोर्ट भी की थी। तो बिल आखिर सब लोग कर रहे हैं सपोर्ट, इसमें मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई वो है, कुछ बज़ाहिर कर रहे हैं, ज्यादा ताकत से कर रहे हैं, बाकी लोग थोड़ा खामोशी से कर रहे हैं, लेकिन कर सब रहे हैं सपोर्ट। क्या आपको लग रहा है कि महमूद प्राचा के ऑफिस पे इस तरीके से छापेमारी करना, जो और वकील हैं जो छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की भी एक कोशिश है? नहीं, पूरे जस्टिस सिस्टम को डराने की कोशिश है। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं और हर जगह ये कह रहा हूं कि महमूद प्राचा लॉयर इशू नहीं है बिल्कुल भी। जो ये वकालत के ऊपर हमला है और जिसमें एक कोर्ट का ऑर्डर भी है, वो है बुनियादी गलती। और सुप्रीम कोर्ट के रेजोल्यूशन में और बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन में, जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब जो होते हैं वो उसके पैटर्न होते हैं, उन्होंने ये साफ तौर पे लिखी है कि ये यूएन चार्टर के भी खिलाफ है। वकीलों को क्लाइंट अटर्नी जो कम्युनिकेशन होती है, जो क्लाइंट मुझे अपनी बात बताएगा, वो कोई भी मुझसे ले नहीं सकता, अदालत भी नहीं ले सकती। ये कानून है, एविडेंस एक्ट भी है, एडवोकेट्स एक्ट भी है, और जो बार काउंसिल की गाइडलाइन है और इंटरनेशनल यूएन का जो कानून है इस बारे में, वो भी है। पूरी दुनिया में यूनिवर्सल, यानी कि एक जैसी बात है। कहीं भी अगर इस चीज पे हमला हो जाता है तो फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है। कोई भी मुल्जिम जाएगा, अपना उसका वकील ही पता करना है पुलिस को, वकील के जाएंगे, पिटाई करेंगे और वकील से ही सारे सबूत उसके खिलाफ लेके, और फिर तो कोई जरूरत ही नहीं बचेगी ना, मुल्जिम की तो पूछताछ करने की जरूरत ही नहीं बचेगी, ना मुल्जिम से बात करने की जरूरत बचेगी। तो वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब हम उस वक्त मामला छानबीन कर रहे थे तो आप उन्हें गालियां दे रहे थे, ऐसा कुछ वो बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, मैं एक झूठा व्यक्ति हूं और पुलिस वाले सच्चे व्यक्ति हैं। मैं तो खुद ही कह रहा हूं, अमित शाह साहब की जो भेजी गई पुलिस थी वो सच बोलती है और मैं झूठ बोलता हूं। तो वीडियो कौन छुपा रहा है? वीडियो कौन छुपा रहा है? वीडियो दिखा दें, वीडियो दे दें, इनको तो खुद देनी चाहिए मेरी, ताकि मेरे खिलाफ अगर गाली का मुकदमा इन्होंने करा भी लिया है तो उनको तो खुद सबूत के तौर पे दिखाना चाहिए ना दुनिया को। देखो, प्राचा साहब ने या महमूद प्राचा ने इतनी बदतमीजी की थी, क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि बदतमीजी, बंदूकें निकाल रहे थे वो, धमकियां दे रहे थे वो, लूट मार कर रहे थे वो। ठीक है, उस मुकदमे की बात आई तो बताइए, उस मुकदमे में आपको बुलाया गया था जांच के लिए, शायद उसमें क्या हुआ? उस मुकदमे में मुझे जांच के लिए कभी नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि उसमें पुलिस के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होना है। अच्छा, उसमें मुकदमा क्या है वो भी समझ लीजिए। मुकदमा यह है कि जिस आदमी की दुकान लूटी, जैसे मैं आपको बता रहा था। नहीं, मैं उस वाले मुकदमे की बात नहीं कर रहा हूं सर, जो उन्होंने, पुलिस ने आप पे मुकदमा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके ऑफिस में जब आए तो आपने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की और पुलिस फोर्स के साथ आपने बदसलूकी की, गाली गलौज की। उस मुकदमे में जांच हो रही है? पता नहीं, वो तो उनको ही पता होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जब हमें ये पता लगा, जो आदमी फर्जी आईओ बन के अपने आप को आईओ बता रहा था, वो आईओ ही नहीं है, तो हमने 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुलाया था, खुद 6 बजे के आसपास। तो हमारी कंप्लेंट थी पहली, मगर क्योंकि ऊपर से डायरेक्ट मॉनिटरिंग हो ही रही थी और बार बार निकल के वो फोन पे बात कर ही रहे थे, तो हमारी एफआईआर तो जो पहले हमने ही 100 नंबर पे फोन करके भेजी, जिसके पूरे सबूत भी हमने दिए, लोकल पुलिस जब आ गई, उसमें तो एफआईआर नहीं होगी, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, हम कोर्ट से कराएंगे। हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर जो है वो उसका रिएक्शन था, क्योंकि हमने पुलिस बुलाई थी। ठीक है, अगर हम ही बदतमीजी कर रहे होते, हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे होते, तो हम 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को क्यों बुलाते? और वीडियो दिखाने के लिए तो हम ही कह रहे हैं, वो तो कह नहीं रहे। अभी यही रोकते हैं, ये खबर बनती है, आपसे पहले ही बता देता हूं, क्योंकि अगली बार आपसे जुड़ूंगा तो उस मुद्दे पे बात करूंगा। ऐसे जो छापेमारी होती है, उस दौरान जिसके यहाँ छापेमारी है वो क्या क्या कर सकता है, क्या कानून है और उनका किस तरीके से वो पालन करवा सकता है या कर सकता है, इस पर एक अलग से बातचीत होने की जरूरत है, आपको नहीं लगता? ये देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना, पहले तो वकील के घर या दफ्तर में छापामारी हो ही नहीं सकती। नहीं, मैं वकील की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं वकील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। और लोगों के यहाँ पे अगर हो तो उनको क्या
कानून है जो संरक्षण देते हैं, उस पर एक बातचीत होनी चाहिए ना अलग से। जबरदस्त बातचीत होनी चाहिए। और बहुत सारे लॉ स्कूल से भी हमें फोन आ रहे हैं कि जैसे ही हम ये 15 घंटे की लेंगे वीडियो, तो ये टेक्स्ट बुक बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा कि क्या कानूनी हक होते हैं एक आम नागरिक के। वकील को भूल जाइए। और किस तरीके से पुलिस को छापामारी की या अरेस्ट की कार्रवाई करनी चाहिए, वो एक टेक्स्ट बुक। क्योंकि हमें लोग मानते हैं कि हमें थोड़ी बहुत लॉ की समझ है, तो जो यूनिवर्सिटीज भी हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज, वो ये 15 घंटे की देखना चाहती हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि दुनिया देखे कि किस तरीके से एक नागरिक को संविधान के हिसाब से पुलिस को काम करने के लिए बाध्य करना चाहिए, बिल्कुल पीसफुल तरीके से और बिल्कुल कानूनी तरीके से। तो ये उसकी टेक्स्ट बुक वो होगी। लेकिन आप इंटरव्यू करें तो इस पे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वो नजीर है 15 घंटे की वीडियो। मैं करूंगा इस पे एक अलग से बातचीत, पूरे सिर्फ इसी पहलू के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई टीचर है, जरूरी नहीं है एडवोकेट और पत्रकार ही है। अगर उसके यहाँ पे चाय बेचता है कोई, जैसे सबसे ज्यादा इससे जो प्रताड़ित लोग हैं वो गरीब लोग हैं, SC ST हैं और माइनॉरिटीज के लोग हैं, OBC के लोग हैं। और ये जो हॉकर्स होते हैं, इनके साथ होती है रोज जुल्म ज्यादती होती है। हम सब देखते हैं पूरे मुल्क में। ठीक है, पर भी जो राइट्स हैं वो यही सब चीजें बताएंगे कि पुलिस का क्या होता है। और इसीलिए हमने ये क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई है, जो दिल्ली के लिए बनाई। चलिए, आपकी क्विक रिस्पांस टीम किस तरीके से काम करेगी इस पे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त क्या क्या जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल अभी दें इजाजत।